Welcome, my dear students. Today we will cover psychodynamic approach. This is the highly popular approach to studying personality. Okay, तो पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच आपकी मानी जाती है साइकोडायनेमिक अप्रोच। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है सिगमंड फ्राइड का। ठीक है, सिगमंड फ्राइड जो इसमें मेन नेम आ रहा है। ठीक है, इन्होंने एक अपनी जो इसमें प्रोसीजर यूज़ किया अपने पेशेंट्स को ठीक करने का, उसको बोला जाता है साइको एनालिसिस प्रोसीजर। ठीक है, इस प्रोसीजर को साइको एनालिसिस को ये यूज़ करके अपने पेशेंट को ठीक किया करते थे। ठीक है, ये अपने क्लिनिक के अंदर बहुत सारी रिसर्चेस किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है, ये एक फिजिशियन थे। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि ही नोटेड दैट मैनी ऑफ हिज पेशेंट नीडेड टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि इन्होंने ये देखा कि मोस्टली जो इनके पेशेंट है, ठीक है, वो जस्ट बात करने के थ्रू ही उनकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, कि मतलब ट्रीटमेंट देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आप उनके पास बैठ के उनकी बात सुनो ध्यान से, जिससे क्या है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, जिससे उनकी आधी प्रॉब्लम तो बातचीत के थ्रू ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसमें जो है बहुत सारे पेशेंट की अपनी फिजिकल्स और इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक भी ठीक की हैं। ठीक है, देन उसके बाद कहते हैं कि ये जो है वो मतलब फ्री एसोसिएशन को यूज़ किया करते थे। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी उसके बाद जो इनके पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बेटर फील किया करते थे। ठीक है, देन जस्ट बातचीत के थ्रू ही बेटर फील करने लगते थे। तो इन्होंने क्या है इसके अंदर जो है फ्री एसोसिएशन को यूज़ किया है। ठीक है, फ्री एसोसिएशन का यहाँ पे क्या मतलब बताया गया है, अ मेथड इन विच अ पर्सन इज आस्क्ड टू ओपनली शेयर ऑल द थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ दैट कम टू हर हिज माइंड। ठीक है, जो भी उसके माइंड के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको बिना कुछ सोचे समझे शेयर करना। ठीक है, तो इससे क्या है जो सिगमंड फ्राइड थे वो बात की जड़ तक पहुंच जाते थे कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा ये इसके अंदर ड्रीम एनालिसिस को भी यूज़ किया करते थे। ड्रीम एनालिसिस में क्या होता था, एक काउच के ऊपर लिटा दिया जाता था पेशेंट को, और उसके बाद जो क्या है मतलब उसको जैसे हिप्नोसिस वगैरह के अंदर ले जाके, ठीक है, हिप्नोटाइज करके, और उसको क्या है बोला जाता था कि आप अपनी पिछली लाइफ के अंदर जाओ। ठीक है, पास्ट की लाइफ के अंदर लेके जाया जाता था। उसके बाद एनालिसिस किया जाता था कि इनके लाइफ के अंदर एरर कहाँ पे हुई हैं, कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, उन गलतियों को एनालिसिस किया जाता था और अंडरस्टैंड किया जाता है इसके थ्रू कि इंटरनल फंक्शन ऑफ द माइंड क्या है, आपके माइंड की फंक्शनिंग कैसी है। पेशेंट को लेटाने के बाद उसकी जो बातचीत होती थी वो सारी सुनने के बाद ये देखा जाता था कि एरर कहाँ पे हुई हैं, कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, और पेशेंट के माइंड को पकड़ा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिगमंड फ्राइड का मेन कंट्रीब्यूशन है इन साइकोडायनेमिक अप्रोच। इन्होंने डायनेमिक अप्रोच के अंदर ही साइको एनालिसिस जो है अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी थ्योरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कही जाती है, ये जो क्या है रिपीटेड रहती है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर भी। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, एक होता है प्री कॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये जो है मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है यहाँ पे देखो। जैसे कि ये जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड में हम क्या होते हैं, हम पूरा का पूरा क्या है अवेयर होते हैं। ठीक है, पूरे अवेयर होते हैं कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे एक्शन क्या है। ठीक है, फीलिंग, थॉट्स, एक्शन जो भी हमारे अंदर है, हम उसके बारे में बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं कि अभी हम जैसे क्या है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पूरे कॉन्शियस हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको अच्छे मार्क्स लेने हैं। इस तरीके से हम पूरे कॉन्शियस हैं। तो ये हमारे क्या हैं, एक तरह से लेवल्स हैं। ठीक है, माइंड के कितने लेवल्स बताए इन्होंने, 3 लेवल्स बताए। फर्स्ट लेवल कौन सा हो गया आपका कॉन्शियस, जिसमें हम क्या होते हैं फुल अवेयर होते हैं अपनी थॉट्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। फिर दूसरा लेवल आ जाता है प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, जब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि अटेंशन पे करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आप अपना एड्रेस बताइए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्या है उसके ऊपर जब उसको क्लोजली पे अटेंशन देंगे, फिर वो बात आपको याद आ जाएगी, मतलब कि आपके प्री कॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात पड़ी है। ठीक है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे, या मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आप ये बताओ कि आपने कल रात को क्या खाया था। ठीक है, तो इससे क्या है आपको थोड़ा सा ध्यान वहाँ पर जाके देना पड़ेगा। उसके बाद आपके वो जो कॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात आ जाएगी। ठीक है, प्री कॉन्शियस में किस में आ जाएगी, कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी, और आप मुझे बता दो कि हाँ कि मैंने रात
रात को हमने ये खाया था, ठीक है। तो प्री कॉन्शियस माइंड में जाने के लिए थोड़ा सा अटेंशन पे करनी पड़ती है, फिर बात हमें याद आ जाती है, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड आपका लेवल होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? ऐसा माइंड है ये जिसके अंदर क्या है, हमारी ऐसी जो बातें पड़ी होती हैं या ऐसी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिसके अंदर, जिसमें क्या है, पीपल इसके बारे में क्या होते हैं, अनअवेयर होते हैं, ठीक है। अनअवेयर होंगे यहाँ पे पीपल जो हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या बातें पड़ी हैं। और जो सिगमंड फ्राइड है वो मेन जो है अनकॉन्शियस माइंड को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आज आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो क्या है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आपने अपने चाइल्डहुड के अंदर अपनी डिज़ायर को सप्रेस कर दिया था, मतलब कि वो आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हुई, या आपके अंदर कुछ फियर पड़े हैं, कुछ एनजाइटी पड़ी हैं, ठीक है। आपने उसको दबा के रखा। अभी प्रेजेंट लाइफ के अंदर आपकी लाइफ के अंदर क्या है, प्रॉब्लम आ रही है। तो सिगमंड फ्राइड क्या करते हैं, अपने पेशेंट को मेन इनका जो साइको एनालिसिस थ्योरी जो इन्होंने दिया उसका मेन मकसद क्या है कि अपने पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड से ऐसी चीज़ें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनको उठाकर कॉन्शियस माइंड में लेकर आना और पेशेंट को ट्रीट करना और उनको उनकी प्रॉब्लम से ओवरकम कर देना। तो इस तरीके से क्या है कि जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने क्या बताया कि 3 लेवल ऑफ माइंड आपको बताए हैं। फर्स्ट वन इज द कॉन्शियसनेस व्हेन वी आर अवेयर ऑफ आर फीलिंग, एक्शन एंड थॉट्स। और प्री कॉन्शियस कौन सा होता है, जिसमें हम थोड़ा सा अटेंशन पे करते हैं और हमको बात याद आ जाती है। देन जैसे कि आप पेपर के अंदर लिख रहे हो, ठीक है, एग्जामिनेशन में बैठे हो, आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर उस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो कि हाँ मैंने इस पेज के ऊपर मैंने बुक खोली है, ठीक है, बुक में यहाँ पर ये वाली चीज़ पढ़ी थी, मैंने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। धीरे धीरे आपके वो जो प्री कॉन्शियस माइंड में बात आने लगती है, फिर पूरी आपको याद आ जाती है, फिर आप कोई कॉन्शियस माइंड में वो बात आने के बाद आप पेपर के अंदर लिख पाते हो, ठीक है। देन अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसी बातें पड़ी होती हैं जो आप जानबूझकर भी उसको दबा के रखना चाहते हो उन बातों को, क्योंकि अगर आप वो बात याद करते हो तो आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आपको एनजाइटी होने लगती है, आपको पेन होने लगती है, जिसकी वजह से आप वो बातें याद ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको जो है डायग्राम के थ्रू जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देन ये सारा का सारा यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बट मैंने आपको प्रैक्टिकल वे के अंदर समझा दिया है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कॉन्शियस में क्या आ जाएगा, आप अवेयर हो, ठीक है, अपने थॉट्स, फीलिंग और इमोशंस के लिए। प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम अटेंशन टू इट क्लोजली, जब हम इसके अंदर अटेंशन पे करते हैं क्लोजली जाकर, ठीक है। अनकॉन्शियस के अंदर वो ऐसी थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस इंक्लूड होते हैं जिनके बारे में हम अनअवेयर हैं। देन इसके बाद क्या है, इन्होंने मेन जो किस चीज़ के ऊपर फोकस किया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ज़्यादा सिगमंड फ्राइड क्या करते हैं, फोकस करते हैं। कह रहे हैं कि इंक्लूड थॉट्स, फीलिंग विच आर इंडिविजुअल इज अफ्रेड टू एक्सप्रेस। इसमें जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ये लगता है कि सोसाइटी इन चीज़ों को मानती नहीं है, ठीक है। इसलिए वो क्या है कि रिप्रेस कर लेता है। मान लो कि एक बच्ची है, ठीक है, वो क्या है कि पार्लर का काम सीखना चाहती है, ठीक है। तो मतलब घर वाले कह रहे हैं कि नहीं ये कोई काम है, ऐसा काम नहीं सीखना है, ये वो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं उस काम के बारे में। तो वो बच्ची क्या है अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे दबा लेती है, ठीक है। बट आज प्रेजेंट में वो जॉब कर रही है जो भी, ठीक है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज उसकी चॉइस क्या थी, उसको तो पार्लर या सैलून ही खोलना था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चा कई बार अपनी जो है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रिप्रेस कर लेता है चीज़ों को, क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। अगर वो बताते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है, तो फैमिली वाले बोलते हैं, सोसाइटी वाले और डांटते हैं, ठीक है, रिश्तेदार अलग से डांटते हैं। तो क्या है, बच्चा अफ्रेड होने लगता है, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उनको, ठीक है। देन अब जो सिगमंड फ्राइड है वो मेन किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, वो आपका जो है सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। इन दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मतलब कि क्या करते हैं, मतलब फोकस करते हैं, मतलब इन दोनों चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, कि ये ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जिनके ऊपर हम क्या है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा फ्राइड जो है डेवलप्ड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर कॉल्ड साइको एनालिसिस। इन्होंने जो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर दिया उसका नाम मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया, इसका नाम है साइको एनालिसिस, ठीक है। अब इसका गोल क्या है, ऑलरेडी बताया कि अनकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें हैं वो कॉन्शियस माइंड में लेकर आनी है, ठीक है। अब कॉन्शियस माइंड जब अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, उसको हम किस में लेकर आए हैं, कॉन्शियस में लेकर आए हैं,
ठीक है। कॉन्शियस में लाने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ उसमें मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या है, पेशेंट को बोलेंगे जो भी आपके माइंड के अंदर चीज़ आ रही है आप उसको बताते जाओ। देन ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस में उसको काउच के ऊपर लिटा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसको उसकी पास्ट के लाइफ के बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है, ठीक है। और इस तरीके से जो ड्रीम एनालिसिस होते हैं ना, उसको क्या बोला गया है, कहते हैं इज द डोर फॉर अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस जो माइंड है, ठीक है, उसके जो डोर हैं वो क्या है, जो इसके डोर हैं वो क्या है, क्लोज है, ठीक है, क्लोज है। एक ड्रीम ही ऐसी चीज़ है, ड्रीम ही ऐसी चीज़ है जो हम पेशेंट को काउच के ऊपर लिटा के उसको ड्रीम देखने के लिए बोलते हैं। उस ड्रीम के थ्रू, ये ड्रीम के थ्रू ही हम उसके अनकॉन्शियस माइंड के जो दरवाजे बंद पड़े हैं उन दरवाजों से अंदर जाके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अनकॉन्शियस माइंड से चीज़ों को निकाल के लेकर आना है। चीज़ें किस चीज़ के थ्रू निकलेंगी, ड्रीम एनालिसिस के थ्रू निकलेंगी, ठीक है, फ्री एसोसिएशन के थ्रू निकलेंगी, जिससे पेशेंट बात करेगा खुल के और उनकी सारी बातें सामने आएंगी, ठीक है। तो ड्रीम एनालिसिस इज द डोर फॉर अनकॉन्शियस माइंड। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है यहाँ पे, ये थोड़ा देख लेना। देन उसके बाद इन्होंने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर इन्होंने जो है आपको 3 टाइप के यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी के एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। हम इनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें देखो क्या बताया है, वी हैव 3 स्ट्रक्चर विच वन इज स्ट्रोंग एंड इट डिफाइन पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आगे क्या है, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर से जो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है, उसी टाइप की हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। अब ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आप समझना कि आपके अंदर क्या चीज़ हावी है, ठीक है, कौन सी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस ज़्यादा करती है जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें पढ़ेंगे इड, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, इड दे रखा है, देन उसके बाद ईगो दे रखा है, देन उसके बाद सुपर ईगो दे रखा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल साथ में लेके चलेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम क्लियर करते जाएंगे। जैसे देखो अब इड में इन्होंने क्या बताया है, कह रहे हैं कि इसके अंदर जो प्रिंसिपल काम करता है उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल। इड के पीछे कौन काम कर रहा है, प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है। जो ईगो है उसके पीछे कौन काम कर रहा है, रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी दिखाना, ठीक है। और थर्ड आपका आ जाएगा सुपर ईगो। सुपर ईगो के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देती हूँ, ये आ जाएगा आपका मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। याद रखो इड के पीछे क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल वर्क करता है, ठीक है। कि इड इतना मतलब कि जिद्दी हो जाता है बच्चा कि उसको जो चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, बाय हुक और बाय कुक वो उसको चीज़ चाहिए, ठीक है। ईगो में क्या आ जाएगा, ईगो में पर्सन जो है रियलिटी देखता है कि रियलिटी क्या है। सुपर ईगो में क्या है, इसमें जो बंदा है बहुत ज़्यादा एथनिक मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाला बंदा होगा, ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा होगा। तो तीनों अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी बन जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या है, जो इड है, इड के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल लेके हमको क्लियर किया है कि जो इड है उसमें कह रहे हैं कि आई नीड आइसक्रीम, ठीक है। कि एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, ठीक है, एक चाइल्ड है, ठीक है, इसको क्या है, एक आइसक्रीम चाहिए, ठीक है, इसको एक आइसक्रीम चाहिए। अब जो इसकी इड है वो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर हावी हो जाएगी क्योंकि इसके पीछे कौन है, प्लेजर प्रिंसिपल है, कि उस बच्चे को प्लेजर चाहिए। वो इड जो उसकी शांत कैसे होगी, जब उसको वो आइसक्रीम मिल जाएगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है सोसाइटी से या किसी से पूछ के खानी है, कुछ लेना देना नहीं है, उसके सामने कोई और बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है, तो उसने क्या करना है, उसे ग्रैब करके छीन के वो खा लेगा। जो आइसक्रीम कौन इस बच्चे ने ले रखा है, ठीक है, इसके मन में आया कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है, इसने तुरंत क्या किया, इसने फटाफट से जो आइसक्रीम है वो छीन के फटाफट से खुद खा ली, ठीक है, ग्रैब किया कौन और खा लिया। अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे आपका इड है, ठीक है। इड के पीछे प्लेजर प्रिंसिपल है जो आपको एनर्जाइज कर रहा है कि आपको आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो आप जिद करके वो चीज़ को क्या कर लेते हो, गेन कर लेते हो। जैसे कि आपने देखा है कुछ बच्चों को चोरी करने की आदत होती है, वो क्लास में क्या कर लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कोई मार पिटेगी या कुछ भी होगा, ठीक है, उनको अगर वो पेंसिल किसी बच्चे की देख ली, न्यू पेंसिल ये लेके आया आज, तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको चुरा लेगा। इसका मतलब क्या, उसके पीछे इड हावी है, वो ऐसी पर्सनैलिटी का हो जाएगा, ठीक है, कि उसके अंदर इड जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है और उसके पीछे कौन सा प्लेजर होता है, प्लेजर जो होगा वो प्लेजर प्रिंसिपल जो है इसके अंदर वर्क करेगा, ठीक है। और जो इड होता है, इड को एनर्जाइज कौन करता है, इसको एनर्जी कौन देता है कि इसको ये चीज़ अभी की अभी चाहिए, तो उसको जो एनर्जी देता है वो है आपका लिबिडो,
ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इड को एनर्जाइज कौन करता है, कि तुरंत चीज़ चाहिए बच्चे को, तो वो हो गया आपका लिबिडो। देन ये आपका अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, जो इड है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड में होगा। देन आ जाओ ईगो। देन ईगो के अंदर क्या है, आपका प्री कॉन्शियस माइंड आ जाएगा, ठीक है। और सुपर ईगो में आपका क्या आ जाता है, पूरा कॉन्शियस माइंड आता है, पूरा कॉन्शियस होकर डिसीजन लेते हो लाइफ के अंदर, ठीक है। और जो आपका ईगो है इसमें आप प्री कॉन्शियस के अंदर जो है डिसीजन लेते हो अपने, ठीक है। ईगो के अंदर कौन सा प्रिंसिपल है, रियलिटी प्रिंसिपल है। अब इसके अंदर देखो क्या बताया गया है कि ईगो जो है, अब वो बच्चे ने आइसक्रीम, एक ही एग्जांपल लेके हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही एग्जांपल दी हुई है आपको। जैसे कि अब वो बच्चे को यहाँ पे आइसक्रीम चाहिए थी, ये कौन चाहिए था आइसक्रीम का, तो इसने ग्रैब करके खा लिया। बट अब यहाँ पे जो ईगो है, जिस बच्चे के अंदर ये ईगो जो एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, ईगो टेल करेगा, उसको बताएगा कि इफ़ ही ग्रैब द कोन विदाउट आस्किंग ही मे बी पनिश्ड, कि अगर तुमने बिना पूछे किसी से छीन कर वो कोन जो है खा लिया तो उसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। मतलब ईगो जो है बंदे को रियलिटी दिखाती है कि चोरी मत करो, अगर चोरी करोगे तो उसके बाद ये इल्ज़ाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अगर तुम कोई मिस्टेक कर रहे हो तुम्हारी लाइफ में तो आपको उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ईगो का काम क्या है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, हमें रियलिटी दिखाना कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है कौन, ईगो। देन थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका सुपर ईगो। अब सुपर ईगो के अंदर देखो क्या बताया इन्होंने, इसके अंदर मोरल प्रिंसिपल वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो आपकी जो बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है कि इसके अंदर एक बच्चा है जो वो आइसक्रीम को क्या करना चाहता है, मतलब खाना चाहता था, ठीक है। बट अब यहाँ पे वो क्या करेगा, उसके लिए अपनी मदर से पूछेगा, उसने किससे पूछा है, अपनी मदर से पूछा है, ठीक है, कि मैं आइसक्रीम खाऊं या ना खाऊं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसकी मदर को अगर लगेगा कि हाँ, कि मदर के पास पैसे हैं, ठीक है, और बच्चे के लिए आइसक्रीम खाना ठीक है, तो उसकी मदर उसको वो आइसक्रीम दिलवा देगी। इसका मतलब क्या है कि उसको परमिशन मिल जाएगी बच्चे को। अब बच्चे को कोई डर नहीं है इसके अंदर कि उसको पनिशमेंट मिलेगी या कुछ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, उसको आइसक्रीम खाने का मन है। दूसरा उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे तो उसको रियलिटी देखने को मिल गई है, बट उसने अपनी मदर से भी पूछ लिया है, ठीक है, मदर से भी परमिशन ले लिया, तो अब वो बच्चा बिल्कुल सिक्योर हो गया, ठीक है। तो सुपर ईगो क्या करती है, सुपर ईगो विल इंडिकेट दैट हिज बिहेवियर इज मॉरली करेक्ट, कि उसका जो बिहेवियर है मॉरली वो क्या है, टोटली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब जो उसने आइसक्रीम खाई है, जो अब उसने आइसक्रीम खाई है, ठीक है, अपने मदर से पूछने के बाद, तो उसमें क्या है, जो आइसक्रीम विल नॉट क्रिएट फियर एंड एनजाइटी इन द बॉय, बच्चे के अंदर फियर या एनजाइटी नहीं आएगी, उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपनी मदर से परमिशन लेने के बाद ही जो आइसक्रीम है खाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जस्ट उसने ये देखा कि अगर ऐसे उसने छीन के खा ली तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, और इसके अंदर क्या होगा, इसमें वो ग्रैब करके बाय हुक और बाय कुक वो उसने खा ही लेनी है, इसमें रियलिटी उसको दिख जाएगी। इसमें बहुत मॉरल प्रिंसिपल को वैल्यू करने वाली पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं। देखा, अब इससे पता चल जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी अब किस टाइप की है। एक चीज़ और याद रख लेना, इड जो है अनकॉन्शियस माइंड में है, ईगो जो है वो प्री कॉन्शियस माइंड में है, और जो सुपर ईगो है वो किस में है, आपके कॉन्शियस माइंड में है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि इड और सुपर ईगो को बैलेंस करके कौन चलता है, ईगो चलती है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर आपको दो जो है इंस्टिंक्ट फोर्सेस बताई गई हैं, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे लाइफ इंस्टिंक्ट बताई गई है और दूसरा है आपकी डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट पे तो जो है लेस इन्होंने क्या है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है सिगमंड फ्राइड ने, जो है लाइफ इंस्टिंक्ट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया है कि लाइफ के अंदर क्या है, कि जो आपका लिबिडो है, ठीक है, लिबिडो क्या करता है, एक तरह से प्लेजर देता है बंदे को, ठीक है। हर एक स्टेज के ऊपर जो है लिबिडो का होना जरूरी है, जिसकी वजह से आपको प्लेजर मिलती जाती है, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाते हैं आपके डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब हमें कोई भी एंजाइटी आती है, ठीक है, कि इसमें जो फ्राइड हैं वो ये बिलीव करते हैं कि पीपल अवॉइड एंजाइटी मेनली बाय डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म। जब किसी भी पर्सन को क्या है, एंजाइटी आती है, चिंता होती है, तो उसके लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करता है, मतलब वो बचता है कि उसको एंजाइटी ना हो, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। इसमें रियलिटी को क्या है, बंदा अनदेखा करके मतलब क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है।
डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले जो आपको आ जाता है इसमें रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या बताया गया है, कह रहे हैं कि ब्लॉकिंग अनप्लेजेंट थॉट्स, ऐसी थॉट्स जो हमें मतलब नुकसान दे रही हैं, हमें चिंता दे रही हैं, हमें टेंशन दे रही हैं, एंजाइटी दे रही हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात होती है हमारे माइंड के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, पुशिंग दैम इनटू अनकॉन्शियस माइंड। हम उसको अनकॉन्शियस माइंड के अंदर धक्का डाल के डाल देते हैं कि नहीं, कि ये बात मुझे याद ना आए, अगर ये बात मुझे याद आती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे चाइल्डहुड में किसी के साथ कुछ हुआ होता है, या प्रेजेंट लाइफ में भी 3-6 मंथ पहले कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है, कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, दुख दे रही है, तो आप उस बात को क्या करते हो, अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपको अब वो जो प्रॉब्लम है मतलब ना आए, आप एंजाइटी फील ना करो, इसके लिए आप क्या कर देते हो, रिप्रेस कर देते हो उस बात को। रिप्रेस कहाँ जाके किया आपने, अनकॉन्शियस माइंड में, भी अनकॉन्शियस माइंड में आपने फेंक दिया है, ठीक है। ये अनकॉन्शियस माइंड है, फिर आपका प्री कॉन्शियस होता है, और ये कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में बात थी और वो जाके आपने कहाँ ड्रॉप किया है, अनकॉन्शियस माइंड में फेंक दी जाके, कि मेरे को ये बात याद ना आए अब, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी प्रेजेंट लाइफ को खराब करती है। इस तरीके से ही हो जाएगा आपका रिप्रेशन। फॉरगेटिंग पेनफुल इंसिडेंट, इसमें हम क्या है, पेनफुल इंसिडेंट क्या है, भूलने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाएगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर क्या है, इन दिस मैकेनिज्म अ पर्सन प्रोजेक्ट हिज हर बैड हैबिट एंड क्राइम टू अनदर पर्सन, ठीक है। और इस बुक के अंदर भी आपको जो है प्रोजेक्शन में ये बताया गया है, प्रोजेक्शन पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट टू अदर्स। इसमें क्या है, बंदा अपनी जो बात है वो उसकी खुद की कोई गलती होती है बट वो दूसरों के ऊपर धकेल देता है उस गलती को, ठीक है। जैसे कि सपोज कि मैंने आपसे पूछा कि आपसे जो है मान लो कि आप गीता हो, मैंने गीता से पूछा कि सीता आपके साथ बोलती क्यों नहीं है, तो गीता का रिप्लाई पता है यहाँ पे क्या होगा, कि मैं तो बोलती हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जो वो दूसरी लड़की है, ठीक है, सीता है जो, वो ही मेरे से बात करना पसंद नहीं करती है, ठीक है। मैंने गीता से पूछा कि आप सीता से क्यों नहीं बोलते हो, तो गीता ने क्या रिप्लाई किया कि सीता ही मेरे साथ नहीं बोलती, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अपनी बात अगलों के ऊपर थोप देना, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या करते हो, आप बचते हो, ठीक है। तो आप बचने के लिए कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, प्रोजेक्शन, ठीक है, अपनी बात दूसरों के ऊपर डाल देते हो। जैसे इसमें एक और एग्जांपल है कि इफ अ पर्सन टेक ब्राइब देन ही प्रोजेक्ट क्राइम टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉट पेइंग हिम इनफ सैलरी। इसमें क्या बताया गया है कि एक जो एम्प्लॉई है ऑफिस के अंदर, ठीक है, वो क्राइम करते हुए पकड़ा गया है, ठीक है। क्राइम करते हुए क्या उसने क्राइम किया है, कि वो ये क्राइम कर रहा है कि उसने जो है ब्राइब किया है, मतलब कि चोरी की है, ठीक है। अब चोरी करते हुए जब वो पकड़ा गया तो अपने सारे ऑफिसर्स को वो क्या सफाई दे रहा है कि मैंने चोरी इसलिए की है क्योंकि मेरे को ना टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, टाइम पे सैलरी ना मिलने के कारण क्या घर का गुजारा नहीं हो पाता, मैंने इसलिए क्या है चोरी कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, रिश्वत लेते हो अगर कोई ऑफिसर पकड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है, करप्शन का टाइम है आजकल, तो फिर वो क्या है, कोई ना कोई अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। देन तीसरा आ जाएगा डिनाइल। डिनाइल के अंदर क्या बताया गया, इन दिस स्टेज अ पर्सन डिनाई फ्रॉम द रियलिटी एंड डिनाइल टू ट्रू पिक्चर। इसमें क्या है, बंदे को अगर सपोज कि आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि HIV एड्स की प्रॉब्लम हो गई है किसी को, ठीक है, वो सफर कर रहा है, तो वहां पे अगर उसको कोई दूसरा पर्सन पूछेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो साफ साफ डिनाई कर देगा कि नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बचना चाहता है, क्यों, क्योंकि अगर वो बचेगा नहीं तो क्या है, उसके साथ लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उसको बुलाएंगे नहीं, उसके साथ बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अलोन नहीं रहना चाहता लाइफ के अंदर, ठीक है। तो क्या है कि वो जो है डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करेगा। फिर आ जाएगा आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, अ पर्सन अडॉप्टेड बिहेवियर, ऐसा जो बिहेवियर को अडॉप्ट करता है एक पर्सन विच इज टोटली अपोजिट। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सपोज किसी पर्सन को स्ट्रांगली सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, चैनलाइज कर देगा हिज एनर्जी इनटू रिलीजियस, वो धार्मिक कामों के अंदर, मतलब कि किसी मंदिर में चला जाएगा, ठीक है। तो अपनी जो उसकी कुछ और फीलिंग्स थी, उस फीलिंग को वो कन्वर्ट करने के लिए क्या है, मंदिर में जा सकता है, ठीक है, गुरुद्वारे में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है, कहीं भी उसने जो है जो भी उसके अंदर फीलिंग्स, करंट फीलिंग चल रही है, बिल्कुल उसके टोटली अपोजिट जाके वो काम करता है। सपोज किसी को चोरी की मन के अंदर फीलिंग आ रही है कि मुझे ये चोरी करनी है, अभी की अभी करनी है, तो वो वहां जाकर क्या करेगा, अपने मदर को बोलेगा कि मुझे मंदिर में लेके चलो, ठीक है, या मुझे आपके साथ कोई काम करवाना है, कि आप मेरे साथ ये, आप मुझे कोई काम बताओ, मैं वो काम कर, वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहा है वहाँ पे। देन ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही है। देन है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या बता रखा है, अ पर्सन ट्राई टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग सीन रीजनेबल। इसके अंदर क्या एग्जाम्पल दिया गया, बुक्स आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है, जस्ट आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आप समझ सकते हो। इसमें क्या
बताया गया कि एक बच्चा है, ठीक है, कि वो क्या है कि पेन खरीद कर लेकर आता है। पेन खरीद कर क्यों लेकर आता है? मान लो कि उसकी पुअर हैंड राइटिंग है, तो वो पेन लेकर आता है न्यू, और उस पेन से फिर वो अपने अंदर ये फीलिंग लेकर आता है कि मेरे को अब मेरे पास आज न्यू पेन है, न्यू कॉपी है, ठीक है, या मैं एग्जामिनेशन में बैठने वाला हूँ, मेरे बोर्ड के एग्जाम है, तो मैं पेन से क्या करूंगा, एक अच्छे तरीके से बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है मैं लिखूंगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन पेपर करके आऊंगा क्योंकि मैंने न्यू पेन खरीदा है, ठीक है। तो वो क्या है, अनरीजनेबल को वो क्या बना रहे हैं, रीजनेबल बना रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी की कॉपी है, ठीक है, एक बच्चा बहुत गंदा लिखता है, बैड लिखता है, तो उसने न्यू कॉपी लगाई है, ठीक है, वो न्यू कॉपी खरीद कर लेकर आया, न्यू पेन लेकर आया, फिर वो क्या कर रहा है कि वो अनरीजनेबल चीज़ को, जो उसकी हैंडराइटिंग गंदी थी, उसको रीजनेबल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, उसने साफ लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका रैशनलाइजेशन। तो 5 तरीके के आपको डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं कि बंदा इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ क्यों करता है, क्योंकि वो एंजाइटी से बचना चाहता है, एंजाइटी से, ठीक है। कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि उसको एंजाइटी हो उसकी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट आपको जो है आपका साइकोडायनेमिक जो थेरेपी अप्रोच चल रही है, सॉरी, ठीक है, साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर ही आपको अभी सिगमंड फ्राइड का टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें जो है आपको ये आ जाता है 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को हम जो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड at any stage may arrest development and have long term effect on a person's life। कि अगर इनमें से ये जो 5 स्टेजेस बता रहे हैं किस चीज़ की, कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सन है अपने लाइफ के 5 स्टेजेस में से निकलता है। अगर 5 स्टेजेस में से किसी एक में भी अगर प्रॉब्लम आ गई, फिक्सेशन आ गई, वो बंदा फिक्स हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अगली फिर वो स्टेजेस कवर कर गया, बट यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई, तो उसकी प्रेजेंट लाइफ में जाके कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये हम जो है 5 स्टेजेस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी किसका, जो आपको आप ये अभी जो थ्योरी जो है आपकी, ये सॉरी अप्रोच जो आप पढ़ रहे हो साइकोडायनेमिक अप्रोच, ठीक है, इसी के अंदर ये इंक्लूडेड है, क्योंकि ये भी सिगमंड फ्राइड ने ही 5 स्टेजेस बताई हैं आपको, ठीक है। तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है ये। तो सबसे पहली जो इन्होंने स्टेज बताई है वो आपको बताई है ओरल स्टेज, ठीक है। ओरल स्टेज के लिए इन्होंने जो टाइम पीरियड है वो कितना बताया है, 0 से लेकर 1.5 ईयर, 1.5 साल का बच्चा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, 0 से लेकर। इसमें क्या है, ये इसको ओरल स्टेज क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो बच्चे को प्लेजर मिलता है ना, क्योंकि बच्चा देखो 0 से मतलब पैदा हुआ बच्चा है और वो सिर्फ 1.5 साल का है, ठीक है, उसके अंदर उसका जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, ओरल, मतलब अपने माउथ के ऊपर होता है, ठीक है। अगर उसको कहीं दर्द हो रहा है तब भी उसने रोना है, अगर उसको कुछ खाना पीना है तब भी उसको रोना है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको क्या है, ओरल ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, माउथ से उसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए। कह रहे थ्रू थम सकिंग, वो अपना अंगूठा चूसता है, ठीक है, बाइटिंग करता है, अपनी मदर को बाइटिंग करता है, ठीक है, अपने हाथ को बाइटिंग कर रहा है, किसी के हाथ को बाइटिंग कर रहा है, बबलिंग कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ ब लाइक कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो उसका प्राइमरी प्लेजर है उसको वो कहाँ से अचीव हो रहा है, वो उसको उसके माउथ से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ओरल स्टेज, क्योंकि उसको सारा का सारा जो प्लेजर है वो कहाँ से मिल रहा है, उसकी ओरल स्टेज में, उसके माउथ से मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओरल स्टेज। कितनी है ये, 0 से लेके 1.5 साल तक की एज है, ठीक है। तो उसको जो प्लेजर चाहिए वो अपने माउथ से चाहिए, इसलिए इसको ओरल स्टेज बोला गया, ठीक है। और इसके पीछे वर्क कौन करती है, लिबिडो वर्क करती है। देन उसके बाद जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 1.5 से लेके 3 साल का जब वो होता है, तब उसकी आ जाती है एनल स्टेज। एनल स्टेज के अंदर बच्चे को जो है एक तरह से लर्निंग करवाई जाती है, ठीक है, उसकी कंडीशनिंग करवाई जाती है यूरिनेशन की और डेफिकेशन की, कि उसको यूरिन कैसे पास करना है, ठीक है, या उसको डेफिकेशन टॉयलेट के अंदर कैसे जाना है, किस टाइम पे जाना है, कितना टाइम, ये वो, ठीक है, उस चीज़ की उसको क्या है, मतलब कि जो बच्चे का प्लेजर पीरियड है ना वो इस टाइम पे एनल स्टेज के ऊपर होता है, ठीक है, उसको यहीं से प्लेजर मिलता है, ठीक है, कि यूरिनेशन करके डेफिकेशन के बाद ही उसको आराम मिलता है बच्चे को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अगर वो अपनी बॉडी को, मतलब यहाँ पे बच्चे को अगर अननेसेसरी अन टाइम पे कोई टाइम ही नहीं है, पेरेंट्स क्या है जॉब वाले हैं, वो फोर्सफुली बच्चे को कह रहे हैं कि आप टॉयलेट जाओ, ये वो, ठीक है, धमका के डरा के, और बच्चे ने नहीं जाना है, तो इस तरीके से क्या है फिर प्रॉब्लम्स मतलब कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है केस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि एनल स्टेज के अंदर बच्चे का जो पूरा प्लेजर का जो मतलब कि इस टाइम पे कंसंट्रेट होता है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, यूरिनेशन और डेफिकेशन के ऊपर, कि यूरिन पास करने के ऊपर, और डेफिकेशन टॉयलेट वगैरह की जो ट्रेनिंग है बच्चे को इस टाइम पीरियड के अंदर दी जाती है, ठीक है। अगर ये ट्रेनिंग सही से नहीं होती तब भी बच्चे को क्या है, आप देखते हो 12-12 13-13 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे जो हैं वो
यूरिनेशन का जो उनका मतलब कि प्रॉब्लम है वो इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे वॉशरूम जो है बेड पर ही वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ओरल स्टेज में आप देखते हो कि अगर ओरल स्टेज में बच्चे को प्लेजर पूरा नहीं हुआ है तो बच्चे क्या है बहुत बड़ी एज में जाके, मतलब बच्चे तो बड़े एज में जाके तो बड़े हो गए ना, तो वो क्या है अपना मतलब कि नेल्स वगैरह खाते रहते हैं, ठीक है, हर टाइम। तो इस तरीके से क्या है आपकी ओरल स्टेज में क्या है बड़े होके प्रॉब्लम आएगी। एनल में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो बच्चों को मतलब ये वाली प्रॉब्लम क्या है आगे वाली, मतलब उनकी ये स्टेज तो निकल गई, 3 साल का टाइम पीरियड तो निकल गया, आज वो 15 साल के हो गए तब भी बाथरूम कर रहे हैं बेड के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो एनल स्टेज की जो फिक्सेशन थी ना वो मतलब कि उसकी ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आज वो चीज़ जो है मतलब वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जो है आपकी 3 से लेके 6 ईयर तक की आ जाएगी, ठीक है। आपकी बुक के अंदर इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसके अंदर देखो फैलिक जो स्टेज है आपकी, ठीक है। इसमें फैलिक स्टेज में ये बताया गया है कि एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर जो है देखो इसमें बताया गया है बॉयज़ के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है बॉयज़ के अंदर होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो गर्ल्स के अंदर होगा, ठीक है। इसमें जो क्या है एक ग्रीक किंग के बारे में बताया गया है, इसमें भी जो क्या है ग्रीक करैक्टर के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बॉयज़ के अंदर ही आ रहा है। इसमें जो ग्रीक किंग है हु इसमें क्या करता है जो लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है, मैं इसको जो है आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आपको दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल इजी वे के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं, शॉर्ट के अंदर लिख रखा है मैंने, ठीक है। जो ग्रीक किंग है, ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स सन्स के अंदर है, ठीक है। जो लड़का है वो क्या करता है सन्स लव फॉर मदर, तो वो क्या करता है अपने मतलब कि मदर की तरफ वो मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, जो बॉयज़ है अपोजिट जो जेंडर है उसकी तरफ, ठीक है। सन्स जो है अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और इसमें क्या करता है जो उसके फादर होते हैं ग्रीक किंग होते हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। जो उसका सन है वो किसको मार देगा अपने डैडी को मार देगा, क्यों, क्योंकि उसको अपने मदर की तरफ अट्रैक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये भी एक ग्रीक करेक्टर है, ठीक है। ये जो गर्ल है ये क्या करती है प्लस अपने ब्रदर को साथ में लेकर क्या करती है ये अपनी मदर को ही मार देती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो डॉटर है लव फॉर हर मदर, ये भी क्या है सॉरी हर फादर, ठीक है, ये अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, अपने मदर की जैसे साड़ी वगैरह वियर करनी बिल्कुल वैसे ही मेकअप करना, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि ये जो है प्लेजर प्रिंसिपल इसमें जो क्या है आपका फैलिक स्टेज में क्या बता रखा है कि अपोजिट जो जेंडर होगा उसकी तरफ क्या है अट्रैक्शन है। 3 से लेके 6 साल के बच्चों के अंदर आप देखते हो कि कई बार जो हम लोग क्या है जैसे कि मजाक में देखते ही हैं, जैसे कि अगर फादर अगर मदर को मजाक में भी मार रहे होते हैं तो बच्चे उसमें क्या करते हैं अपोज करते हैं, मारने लगते हैं फादर को उल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बच्चों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है जो कि आने वाली लाइफ के अंदर प्रेजेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे कि बॉयज़ के अंदर जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है और गर्ल्स के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ जाता है जो कि प्रेजेंट लाइफ में मतलब फ्यूचर के अंदर आपको डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन उसके बाद आ जाती है आपकी लेटेंसी स्टेज, ये आ जाएगी आपकी 6 से लेकर 12 ईयर्स तक, ठीक है। इसमें जो चाइल्ड है वो चैनलाइज करता है एनर्जी इनटू डेवलपिंग हॉबीज़ सोशल अचीवमेंट्स। इसमें बच्चे को ये होता है कि मैं अपनी हॉबीज़ को डेवलप करूँ, मेरे को जो चीज़ें पसंद है मैं वो काम करूँ, ठीक है। सोशल अचीवमेंट, मैं सबकी नज़रों के अंदर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी कोई काम कहता है तो भाग भाग के करते हैं बच्चे 6 से लेकर 12 साल तक की एज के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी लेटेंसी स्टेज, ठीक है। इसमें आपको सोशल अचीवमेंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा आपको जेनिटल स्टेज, ये जेनिटल स्टेज आपकी 12 से लेकर 18 ईयर्स तक की होती है। इसमें बच्चा जो है ये लर्न करना सीख जाता है कि अपोजिट सेक्स के साथ या जेंडर के साथ हमको कैसे डील करना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे रिस्पेक्ट से बोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से 12 से ये 18 ईयर्स की आपकी एज आ जाएगी। अब ये जो 5 स्टेजेस हैं ये सिगमंड फ्राइड ने क्यों बताई हैं, ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक में भी फिक्सेशन आ जाती है, फेलियर टू पास सक्सेसफुली थ्रू आ स्टेज, किसी भी एक स्टेज में भी अगर आप फेल होते हो, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो और ये प्रॉब्लम कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी है, बट आप इसी स्टेज को लेके आगे अपनी फ्यूचर लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हैं। तो ये मतलब कि अपनी साइको एनालिसिस जो इन्होंने थेरेपी दी है उसके थ्रू जो है ठीक कर देते हैं अपने पेशेंट को, ठीक है। तो ये फिक्सेशन आ जाती है, ठीक है। फिर है रेग्रेशन बैक टू द अर्लियर स्टेज, फिर उसको जो है उसी तरीके से साइको एनालिसिस करके उसकी पास्ट के अंदर लाइफ
के अंदर ले जाके और वहाँ पे उसकी जो इस स्टेज के अंदर किसी भी के अंदर भी जो प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम को क्या है मतलब एनालाइज किया जाता है कि एरर कहाँ पे हुई है, कहाँ गलती हुई है। आज जो आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर मतलब कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी कौन सी स्टेज के अंदर एरर हुई थी, उस एरर को जाके वहाँ पे करेक्ट किया जाता है। ठीक है, वहीं बैक उसकी अर्लियर स्टेज के अंदर ले जाके जहाँ पे फिक्सेशन आई थी, उस फिक्सेशन को ठीक किया जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो है ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी जो है कैरी होता है ये वाला क्वेश्चन। साइकोडायनेमिक अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है, बट इसमें जो मेन नेम है वो सिगमंड फ्राइड का है। ठीक है, इन्होंने जो क्या है साइको एनालिसिस प्रोसीजर को फॉलो किया था, साइको एनालिसिस थ्योरी दी है। ठीक है, किसके अंडर, साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंडर, और ये 6 मार्क्स की रहती है, जो कि इसमें आपको सारा कुछ बताया गया। पहले लेवल्स बताए गए हैं, ठीक है, लेवल्स के बाद स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ईडीगो, सुपर ईगो बताया गया, फिर डिफेंस मैकेनिज्म भी इसी के अंडर आएंगे। देन उसके बाद जो 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी, जो ओरल, एनल, ठीक है, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल स्टेज, फिर फिक्सेशन और रेग्रेशन। तो इस तरीके से क्या है ये आपको सारी की सारी जो अप्रोच जो है अभी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, बट इसके अंदर कुछ और भी अभी साइकोलॉजिस्ट आएंगे, बट सिगमंड फ्राइड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा टफ दे रखा है, बट बिल्कुल ईजी वे में क्लियर किया आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।